तो फ्रेंड्स, हम लोग आज पढ़ेंगे साइंस का क्वेश्चन। देखिएगा, इसके पिछले वाले लेक्चर में हम लोग ने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज का देखिएगा क्वेश्चन है 109 नंबर। जंग लगे लोहे के वजन में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है? ऑप्शन ए है लंबे समय तक बढ़ता है, या पहले घटता है और फिर बढ़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह लंबे समय तक बढ़ता है जंग लगने के बाद। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा। लोहे में जब जंग लगती है तो उसका ऑक्सीकरण Fe2O3 आयरन ऑक्साइड या फेरस ऑक्साइड में होने लगता है। आयरन के साथ ऑक्सीकरण के मिल जाने के कारण लोहे का वजन बढ़ जाएगा, लेकिन लोहे पर जंग लगने के लंबे समय बाद जंग लगने के कारण लोहे के खत्म होने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इससे लोहे का वजन कम हो जाता है। बिहार लोक सेवा आयोग ने इसे उत्तर में इसका विकल्प ए माना है। तो आप लोगों ने देखा है, यह लंबे समय तक बढ़ता है लोहे जंग लगने के बाद। अगला क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है। तो स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है? इसका देखिएगा, ऑप्शन ए है लोहे और निकिल की, ऑप्शन बी है लोहे और क्रोमियम की, ऑप्शन सी है तांबे और क्रोमियम की, ऑप्शन डी है जस्ते की। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। दो या दो से अधिक धातुओं के समबांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं, जो धातुओं के गुणधर्म को बेहतर बनाते हैं। लोहे के साथ कार्बन, निकिल और क्रोमियम आदि को निश्चित अनुपात में मिलाने पर हमें स्टील प्राप्त होता है, जो कठोर होता है और उसमें जंग नहीं लगता है। तो कार्बन, निकिल और क्रोमियम को मिलाने से क्या बनता है? तो स्टील बनता है। देखिएगा, इसमें ऑप्शन में कोई नहीं दिया था, इसलिए इसका आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं हो गया, ई होगा। स्टेनलेस स्टील क्या होगा? तो स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है? तो इसमें भी नहीं दिया है, तो इसका आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। सेम क्वेश्चन है, देखिएगा। बीपीएस 63वीं बीपीएससी 2017 में भी सेम क्वेश्चन है। फिर उसका प्री का 2017 में क्वेश्चन 2 बार रिपीट किया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सेम वही स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। तो स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है? तो कार्बन, निकिल और क्रोमियम का आप लोगों ने अभी पढ़ा था कि कार्बन, क्रोमियम और निकिल का होगा। तो इसका आंसर लोहे और क्रोमियम, इसमें दिया है क्रोमियम, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? तो बीटा में ऋणात्मक आवेश होता है, और अल्फा में क्या होता है? तो ये धनात्मक होता है, यानी पॉजिटिव होता है, और ये बीटा में निगेटिव होता है। और फिर उदासीन किसमें होता है? तो गामा में कोई भी आवेश नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रेडियोएक्टिव पदार्थ में अल्फा, बीटा, गामा किरणें निकलती है। अल्फा धनावेशित होता है और बीटा ऋणावेशित और गामा उदासीन किरणें होती है। निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉन रूपांतरण धातु तत्वों के लिए होता है? तो 2-8-8-2, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 2-8-8-2 इलेक्ट्रॉन संग्रह क्षारीय मृदा धातु है। 2-8 अक्रिय गैस है, नियान है। और 2-8-7 हैलोजन का, क्लोरीन का है। 2-8-8 अक्रिय गैस आर्गन का है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, CO समूह का आबंध उपक्रम क्या है? तो आबंध उपक्रम इसका 3 हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, आबंध क्रम एक संख्या है जो हमें यह बताती है कि अणु या समूह बनाने वाले दो परमाणुओं के मध्य उपस्थित बंधन कितना मजबूत है। आंध्र क्रम का अधिक होना अधिक मजबूती और आबंध क्रम का कम होना कम मजबूती प्रदर्शित करता है। CO का समूह का आबंध क्रम कितना होगा? तो 3 होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होगा? तो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना हो जाएगा? तो 4 हो जाएगा, यानी कि द्रव्यमान संख्या ये इक्वल टू होता है P+N। तो प्रोटॉन 2 हो जाएगा और न्यूट्रॉन 2 हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा दोनों मिला के। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, सेम वही दिया है कि द्रव्यमान संख्या इक्वल टू प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो दिए गए द्रव्यमान की संख्या इक्वल टू, तो प्रोटॉन 2 दिया था और न्यूट्रॉन 2 मिलके 4 हो गए। अगला क्वेश्चन है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है? तो सल्फर हेक्साक्लोराइड अणु का आकार अष्टफलकीय है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सल्फर हेक्सा ऑक्साइड का आकार अष्टफलकीय होता है, हेक्साफ्लोराइड का। अगला क्वेश्चन है,
एक तत्व X की बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के साथ इस यौगिक का कौन सा सूत्र होगा? तो XH4 होगा। जिस तत्व के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, स्थायित्व प्राप्त करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की सहायता से सहसंयोजी बंध बनाएगा। हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। स्थायित्व प्राप्त करने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। जब बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन वाले तत्वों के साथ 4 हाइड्रोजन प्रतिक्रिया करेंगे तो इस प्रकार XH4 का निर्माण करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या होती है। तो बेंजीन में सिग्मा की संख्या 12 और पाई की 3 होती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका एक्सप्लेनेशन कि बेंजीन एक हाइड्रोकार्बन है जिसका सूत्र होता है C6H6। इसमें 6 कार्बन परमाणु और 6 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। प्रत्येक कार्बन परमाणु एक बंध से हाइड्रोजन से और 2 अन्य निकटवर्ती कार्बन परमाणुओं से संबंधित रहता है। कार्बन का चौथा बंध युग्म बंध के रूप में उपस्थित माना गया। इसमें 12 सिग्मा और 3 बाई बंध होते हैं। चौथा ये बंध में क्या होता है? तो इसमें 12 सिग्मा और 3 बाई बंध होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये 67वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है, देखिएगा। शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है और जल का हिमांक घट जाता है। ऑप्शन 2 दिया है कि जल में जब मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है। तो इसका आंसर दोनों सही हो जाएगा। कौन सही है? तो 1 और 2 दोनों। देखिए इसके ऑप्शन में कौन सा दिया है? डी में दिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कि शुद्ध जल में नमक घोलने पर जल का क्वथनांक बढ़ जाता है और उसका हिमांक घट जाता है। फिर जब जल में मिथाइल अल्कोहल घोलते हैं या डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है और नमक डालने से घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, लेकिन अगर मिथाइल अल्कोहल डालेंगे तो क्वथनांक घट जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारी पानी वह पानी होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हाइड्रोजन का एक समस्थानिक ड्यूटेरियम होता है। यदि जल का निर्माण HU से न होकर ड्यूटेरियम से हो तो उस पानी को भारी पानी कहेंगे। इसका रासायनिक सूत्र DO2 होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक होता है जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या वही होगी जो परंतु प्रोटॉनों की संख्या भिन्न होगी। ऑप्शन बी दिया है, न्यूट्रॉनों की संख्या वही होती है प्रोटॉन की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। ऑप्शन सी दिया है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या वही होती है परंतु इलेक्ट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। ऑप्शन डी दिया है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या भिन्न होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोटॉन की संख्या वही होती है आइसोटोप में परंतु न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है। वे परमाणु जो दरम्यान संख्या में असमान होते हैं परंतु समान वैधुता वे समान प्रोटॉनों की संख्या में समान होते हैं, इन्हें समस्थानिक या आइसोटोप कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, दूध उदाहरण है एक, किसका? ऑप्शन ए विलयन का, ऑप्शन बी है कोलाइड विलयन का, ऑप्शन सी इमल्सन का। तो इसका आंसर हो जाएगा कोलाइड विलयन का और इमल्सन का। बी और सी हो जाएगा इसका आंसर। अगला इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण है। कोलाइड कैसे मिश्रण है? तो विषमांगी मिश्रण है। इसमें मिश्रण के कण बहुत सूक्ष्म होते हैं। कोलाइड कई रूप में और प्रकार में होते हैं, जैसे एरोसोल गैस के माध्यम से द्रव का मिश्रण, इमल्सन द्रव के माध्यम से द्रव का मिश्रण और जेल ठोस माध्यम से द्रव का मिश्रण। दूध फेस क्रीम इमल्सन का उदाहरण है। इस प्रकार दूध इमल्सन है जो एक तरह का कोलाइड विलयन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कार्बोहाइड्रेट के अपघटनों उपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है? तो अंतिम रूप से ग्लूकोज बनता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कि कार्बोहाइड्रेट के घटनों उपरांत अपघटन जब हो जाता है उसके बाद अंतिम रूप से क्या बनता है? तो ग्लूकोज बनता है। पाचन में कार्बोहाइड्रेट के अपघटन के उपरांत ग्लूकोज बनता है जो कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, एल्कोहलिक खमीर का आखिरी उत्पाद क्या है? तो इथाइल एल्कोहल है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एल्कोहलिक खमीर का आखिरी उत्पाद इथाइल एल्कोहल है। इसका एक्सप्लेनेशन है,
जटिल कार्बनिक पदार्थ एंजाइम की उपस्थिति में धीमी गति से सरल पदार्थों में परिवर्तन होता है, उसे क्या कहते हैं? तो कीटोन कहते हैं। कि जटिल कार्बनिक एंजाइमों की उपस्थिति में, मतलब जो जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है उसको एंजाइम की उपस्थिति में अगर धीमी गति से सरल पदार्थों में परिवर्तन होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो कीटोन कहते हैं। अंगूर और अन्य फलों के रसों को ईस्ट खमीर जिसमें उपयुक्त एंजाइम होते हैं उसकी उपस्थिति से एल्कोहल बनाया जाता है कीटोन द्वारा। इस प्रक्रम में मोलेसेज, शीरा अथवा गन्ने और फल से प्राप्त शर्करा जो विभिन्न प्रकार के अणु से प्राप्त किया जाता है उसमें स्टार्च एंजाइम और इन्वर्टेज की उपस्थिति में सर्वप्रथम ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में परिवर्तित होते हैं। इन दोनों का सूत्र है C6H12O6। C12H22 और O11+H2 इन्वर्टेज की उपस्थिति में क्या बनता है? तो देखिएगा ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों बनता है। इसका फार्मूला सेम रहता है C6H12O6 और फ्रुक्टोज का भी C6H12O6। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों ही एक ही जाइमेज की उपस्थिति में एथाइल एल्कोहल, इथेनॉल अथवा कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं। इन्वर्टेड और जाइमेज दोनों एंजाइम ईस्ट में विद्यमान होते हैं। देखिएगा C6H12O6 जाइमेज की उपस्थिति में क्या बनता है? तो 2C2H5OH प्लस 2CO2 इथाइल एल्कोहल बनता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ग्लूकोज को एथिल एल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है? तो ग्लूकोज को एथिल एल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदला जाता है? तो जाइमेज की उपस्थिति में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? तो शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? इथाइल एल्कोहल बनता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इथाइल एल्कोहल। अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज का सूत्र क्या है? तो ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6 है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व क्या है? तो यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व CHNO। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, CHNO। यूरिया एक कार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CONH2 का ट्वाइस। यूरिया में लगभग 46.67% नाइट्रोजन एमाइड के रूप में उपस्थित होता है। कार्बनिक रसायन के क्षेत्र में इसे कार्बाइड भी कहा जाता है। तो देखिएगा यूरिया में कौन कौन से उपस्थित तत्व होते हैं? तो इसका रासायनिक सूत्र होता है CONH2 का ट्वाइस। तो कार्बन होता है, फिर हाइड्रोजन, फिर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, तो ये चारों होते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा CHNO। यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व क्या हैं? तो CHNO। यूरिया में कितना परसेंट नाइट्रोजन होता है? तो 46.67% होता है, एमाइड के रूप में उपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन है, डिटर्जेंट क्या है? तो अपमार्जक जिसे कहते हैं ये क्या है? तो ये शोधन अभिकर्ता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सफाई कार्य के लिए प्रयुक्त होने वाले पदार्थ साबुन और अपमार्जक कहलाते हैं। वास्तव में जिस साबुन का उपयोग वर्षों से कर रहे हैं वो अपमार्जक की श्रेणी में आता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है? तो साबुन बनाने में वनस्पति तेल का यूज किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जब किसी तेल या वसा को सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ विवेचित करते हैं तो तेल और वसा संगत एसिड सोडियम लौड़ और ग्लिसरॉल में परिवर्तित हो जाता है। इस क्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पीतल में कौन सी धातु होती है? तो पीतल में कौन सी धातु होती है? तांबा और जिंक होती है। तांबा क्या कहते हैं? कॉपर प्लस जिंक से मिलकर पीतल बनता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पीतल में तांबा, जिसको कॉपर कहते हैं, जिंक जस्ता धातु होती हैं। मतलब पीतल किससे बनता है? तो तांबा और जस्ता से मिलकर, या कहिए कॉपर और जिंक से मिलकर। अगला क्वेश्चन है, तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? तो सामान्य गुणधर्म बेसिक और एसिडिक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेसिक और एसिडिक। इसका एक्सप्लेनेशन क्या दिया दिखेगा, तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म बेसिक क्षारीय होता है यानी, और एसिडिक मतलब अम्लीय होता है। अगला क्वेश्चन है, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। तो रेडियोधर्मी पदार्थ क्या उत्सर्जित करता है? तो उपयुक्त सभी, इसका आंसर दिया है ऑप्शन ए, बीटा, मतलब बीटा गामा अल्फा, ये तीनों किरणें उत्सर्जित करता है।
अल्फा क्या होता है तो पॉजिटिव होता है और बीटा निगेटिव होता है और गामा उदासीन होता है, यानी कि शून्य होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह है, तो हाइड्रोजन ऑप्शन ए दिया है, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड दिया है, ऑक्सीजन, तो इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन 78% लगभग होता है और ऑक्सीजन 21% होता है। तो देखिएगा सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होता है, तो इसलिए सबसे सर्वाधिक यही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वाई एक है, वाई एक क्या है, तो वाई एक मिश्रण है, कई गैसों को मिलकर बनता है वाई, तो इसलिए इसको मिश्रण कहेंगे। देखिएगा कि नाइट्रोजन कितना परसेंट पाया जाता है हमारे वायुमंडल में, तो 78.09% और ऑक्सीजन तो 20.95% और आर्गन का तो 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड का देखिएगा 0.036%। तो इसलिए शेष में हाइड्रोजन, हीलियम, नियान, क्रिप्टॉन और जिनान भी पाई जाती है। तो सबसे ज़्यादा हमारे वायुमंडल में कौन सी गैस पाई जाती है, तो नाइट्रोजन। वायु क्या है, तो कई गैसों का मिश्रण है। अगला क्वेश्चन है कि मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है, तो सक्रिय रसायन क्या है, तो एथिलीन है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एथिलीन नामक यौगिक मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है। अगला क्वेश्चन है, जल की अस्थायित्व कठोरता का कारण है, ऑप्शन ए दिया है कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी दिया है कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट। तो इसका आंसर हो जाएगा जल की अस्थायित्व का कठोर कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के कारण ये मतलब जल कठोर होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए क्या दिया है। कठोर पानी वो जो साबुन लगाने पर झाग सहजता से उत्पन्न नहीं करता है, इसका मुख्य कारण है कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हास्य गैस क्या है, तो हास्य गैस नाइट्रस ऑक्साइड है, यानी कि जिसको सूंघने के बाद आदमी को हंसी आती है। इसका प्रयोग एंथीसिया के रूप में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे हंसने वाली गैस कहा जाता है, तो नाइट्रस ऑक्साइड को हंसने वाली गैस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दिया है, इसको मैच कराना है एक दूसरे से कि कौन किस। तो त्वचा कैंसर किससे होता है, तो त्वचा कैंसर पराबैंगनी किरण से होगा, यानी कि पराबैंगनी प्रकाश दिया है। ध्वनि प्रदूषण, तो ध्वनि प्रदूषण हो जाएगा डेसिबल में। वैश्विक तापमान यानी कि ये हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। और ओजोन छिद्र किसके कारण होता है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, 3, 4 और 1। देखिए किस ऑप्शन में दिया है 2, 3, 4, 1, ऑप्शन बी में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। त्वचा कैंसर पराबैंगनी प्रकाश, ध्वनि प्रदूषण डेसिबल, वैश्विक तापमान, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन छिद्र, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला क्वेश्चन है, वैद्युतिक ऊर्जा पैदा की जाती है, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी किससे पैदा होती है, तो यूरेनियम से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। विद्युत शक्ति जल से, कोयले से, यूरेनियम और नाभिकीय अपक्रियाओं से, पवन शक्ति से, अन्य विधियों से पैदा की जाती है। अम्ल वर्षा का घटक है, तो अम्ल वर्षा का घटक क्या क्या है, HNO3 और H2SO4। इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। वातावरणीय प्रदूषण औद्योगिक निःसृतों और प्रकृति में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार के सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड के गैस वायुमंडल में पहुंचकर ऑक्सीजन और बादल के साथ जल के साथ रासायनिक अभिक्रिया कर क्रमशः क्या बनाती है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल HNO3 बनकर पृथ्वी पर गिरती है। इसे अम्ल वर्षा या अम्लीय वर्षा कहते हैं। अम्लीय वर्षा में सल्फ्यूरिक अम्ल कितने परसेंट लगभग होता है, तो 70% लगभग सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 की मात्रा होती है अम्ल वर्षा में। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, तो प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आइसोप्रीन। बहुलक वह अपक्रिया है जिसमें एक ही प्रकार के एक से अधिक अणु आपस में जुड़कर कोई अणु अधिक भार वाले अणु बनाते हैं। बहुलकीकरण में भाग लेने वाले अणुओं को एकलक और उत्पाद को बहुलक कहा जाता है। प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक है। आइसोप्रीन एक कार्बनिक पदार्थ है जिसका सूत्र होता है CH2 डबल बॉन्ड CH3 फिर .CH
CH2। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पेट्रोल की गुणवत्ता को व्यक्त किया जाता है। तो पेट्रोल की गुणवत्ता को किससे व्यक्त किया जाता है? ऑप्शन ए दिया है सीटेन के द्वारा। तो पेट्रोल की गुणवत्ता को ऑक्टेन के द्वारा व्यक्त किया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और डीजल को तो सीटेन के द्वारा। इस देखिएगा इसका एक्सप्लेनेशन क्या दिया है। ऑक्टेन संख्या पेट्रोल के प्रतिस्थापन गुण को पता लगाता है। सीएनजी का मुख्य घटक क्या है? तो CH4 है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सीएनजी धरती के भीतर पाए जाने वाले हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। इसमें 80 से 90% तक मीथेन गैस पाया जाता है। मीथेन गैस पेट्रोल डीजल की तुलना में कार्बन मोनोऑक्साइड को 70%, नाइट्रस ऑक्साइड को 87%, जैविक गैसों का 89% कम उत्सर्जित करता है। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन किस में अनुपस्थित होता है? तो ऑक्सीजन केरोसिन में अनुपस्थित होता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। केरोसिन में ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है। रासायनिक रूप से केरोसिन यानी मिट्टी का तेल हाइड्रोकार्बन का एक मिश्रण है। हाइड्रोकार्बन केवल कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एंटीबायोटिक औषधि का एक उदाहरण है। तो एंटीबायोटिक औषधि का एक उदाहरण क्या है? एस्पिरिन, पैरासीटामॉल, क्लोरोक्विनिन, पेनिसिलिन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक औषधि का एक उदाहरण है। पेनिसिलिन प्रतिजैविक है। एस्पिरिन और पैरासीटामॉल कीटनाशक और ज्वरनाशक औषधियाँ हैं, जबकि क्लोरोक्विनिन मलेरिया रोधी औषधि, यानी कि मलेरिया बुखार होता है तो क्लोरोक्विनिन एंटीबायोटिक यूज किया जाता है। और पेनिसिलिन दिए विकल्प में सही है, इसका आंसर हो जाएगा एंटीबायोटिक औषधि कौन सी है? तो पेनिसिलिन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस पदार्थ को एक अन्य पदार्थ के साथ गर्म करने से अम्ल बनता है? तो किस पदार्थ के साथ? इसका ऑप्शन देखिएगा क्या क्या दिया है। ऑप्शन ए दिया है सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन बी दिया है पोटेशियम क्लोराइड। तो किस पदार्थ को एक अन्य पदार्थ के साथ गर्म करने पर सोडियम क्लोराइड को गर्म करने से अम्ल बनता है? आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड को किसी अन्य पदार्थ के साथ गर्म करने से अम्ल का निर्माण होता है। किसी भी पदार्थ के साथ इसे गर्म करने से सोडियम क्लोराइड ही शेष बचता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जस्ते से क्या बनता है? तो जस्ता किससे मतलब बनता है? तो ऑप्शन ए इस्पात से, ऑप्शन बी फर्नीचर, ऑप्शन सी विद्युत बैटरी, ऑप्शन डी बस। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विद्युत बैटरी। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, जस्ता धातु का निष्कर्षण मुख्यतः सल्फाइड आयन जिंक प्लेट से किया जाता है। यह ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। इसका मुख्य विद्युत बैटरी मिश्र धातुओं के निर्माण से होता है। तो फ्रेंड्स, हम लोग आगे क्वेश्चन कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर आप TRE 4 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो BPSC के जितने भी PY के क्वेश्चन अपने सब्जेक्ट सारे कवर कर लीजिए।